नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हुआ है और इसके बाद ईरान ने पलटवार का भी ऐलान कर दिया है। दुनिया ईरान के जवाबी ऐलान से डरी हुई है। तमाम देश ईरान को सब्र रखने की बात कह रहे हैं। वैसे इजराइल के हमले को लेकर भी अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। एक तरफ इजराइल हमले को सफल बता रहा है तो ईरान का कहना है कि इजराइल का कोई भी जेट उसकी हवाई सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। हमले में सीमित नुकसान हुआ। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान करेगा इजराइल पर पलटवार। इसी पर आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। दुनिया में चल रहे युद्ध का फायदा उठा रहा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मिशेल ओबामा का डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला। और चलते चलते में बात करेंगे पाकिस्तान की बदहाल स्थिति की। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश ईरान को सब्र करने की नसीहत दे रहे हैं। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। वैसे इजरायली हमले को लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। इजराइल का दावा है कि उसके हमले ने मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े स्थान और S-300 डिफेंस सिस्टम के साथ दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। तो दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि उसे बहुत ही कम नुकसान हुआ है। तेहरान में सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो उन्हें कहीं भी नुकसान के चिन्ह नजर नहीं आए। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने इजरायली हवाई हमलों की डिटेल्स दी। उनके मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर इराकी हवाई क्षेत्र से हमला किया। इजरायली जेट ने ईरानी सीमा रडार पर क्लस्टर वॉरहेड से लैस कई लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। इनमें से अधिकांश मिसाइलों को ईरानी रक्षा प्रणालियों द्वारा रोक दिया गया। इजरायली विमान ईरानी क्षेत्र में प्रवेश तक नहीं कर पाए। हालांकि ईरान ने इस बात को कबूल किया कि सीमा क्षेत्र में उनके कुछ रडार सिस्टमों को नुकसान हुआ है, लेकिन यह हमला पूरी तरह से असफल साबित हुआ। ईरान ने दावा किया कि इजराइल की तरफ से अभी तक हमले के सबूत तक नहीं दिए गए। सिर्फ ये दावा कर दिया गया कि हमला सफल रहा। हिब्रू मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों में युद्ध मंत्री योआव गैलेंट को हमलों का आकलन करते हुए 2021 ईरानी तेल रिफाइनरी विस्फोट की तस्वीर दिखाने वाली एक टीवी स्क्रीन के सामने खड़े देखा गया। अमेरिकी समाचार साइट एक्सियोस ने बताया कि इजराइल ने मूल रूप से ईरान के खिलाफ सीमित हमले की योजना बनाई थी। पश्चिम एशिया के विश्लेषक और एक प्रमुख ईरानी समाचार पत्र के CEO एहसान सालेही ने कहा कि मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने और बड़े हमले की धमकी देने के बाद आश्चर्यजनक रूप से इजरायली अभियान कुछ सैन्य स्थलों पर और वो भी ज्यादातर असफल हमलों तक सीमित रहा। इस बीच दुनिया भर में इन हमलों को लेकर इजरायल की आलोचना हो रही है। UAE ने कहा, हम इस्लामी गणतंत्र ईरान को निशाना बनाने की कड़ी निंदा करते हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और अखंडता पर गहरा असर पड़ेगा। तो वहीं सऊदी अरब ने हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन बताया और दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। कतर ने भी यही बात दोहराई। तो मिस्र ने कहा कि वो ईरान पर इजरायली हमलों सहित मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा से बहुत चिंतित है तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी कदमों की निंदा करता है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को निशाना बनाकर की गई हालिया सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और मंत्रालय ने गजा और दक्षिणी लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का भी आह्वान किया और नागरिकों की सुरक्षा और विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षित वापसी के महत्व पर जोर दिया। इस बीच गजा और लेबनान में इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायल की सेना ने ताजा हमला खान यूनिस शहर पर किया, जहां शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर हुए हमले में कम से कम 36 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पिछले साल अक्टूबर से गजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई में करीब 43,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। वहीं घायलों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इजरायल की सैन्य कार्रवाई में गजा की 23 लाख की आबादी में से 90% लोग बेघर हो गए हैं। इस बीच लेबनान की तरफ से उत्तरी इजरायल में रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया। तो वहीं हमास ने भी गजा पट्टी से सुरक्षित निकासी के लिए इजरायल के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें हमास से अपने हथियार डालने और बंधकों को मुक्त करने की मांग की गई थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दुनिया में 2 मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। इजरायल का हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ, तो यूक्रेन का रूस के साथ। दोनों जंग में एक बात कॉमन है और वो ये कि अमेरिका के हथियारों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका एक पक्ष का खुलकर समर्थन कर रहा है, एक तरफ यूक्रेन तो दूसरी तरफ इजरायल के साथ खड़ा हुआ है।
ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका युद्ध के बीच अपने हथियार बेचकर खूब पैसे बनाता है और वो यूक्रेन को लगातार हथियार की सप्लाई कर रहा है, तो इजराइल में भी उसने अपनी मिसाइलों को तैनात किया है। अपने हथियारों का प्रदर्शन कर वो दुनिया भर की बड़ी आर्म्स डील हासिल कर लेता है। चीन ताइवान के संकट के बीच उसने ताइवान के साथ $2 बिलियन की डील कर डाली। इस डील में ताइवान को वो एडवांस मिसाइल बेच रहा है। अमेरिका ने ताइवान को सतह से हवा में मार गिराने वाली एडवांस मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहता है, जबकि टापू देश खुद को संप्रभु देश मानता है। हाल ही के दिनों में दोनों में तकरार बढ़ी हुई है। चीन ताइवान मुद्दे में अमेरिकी दखलंदाजी पर कई मौके पर नाराजगी जता चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से चीन काफी नाराज हो सकता है। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगटिंग के नेतृत्व में ताइवान भी अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ा रहा है और अमेरिका इसका भरपूर फायदा उठाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो की तरफ से कहा गया कि संभावित हथियार बिक्री सौदे में सतह से हवा में मार करने वाली 3 एडवांस मिसाइल प्रणाली और संबंधित उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत $1.16 अरब तक है। सौदे में अनुमानित $82.8 लाख मूल्य की रडार प्रणाली भी शामिल है। इसके साथ ही अमेरिका नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल AMRAAM बेच रहा है। इस क्षेत्र में ऐसी मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल केवल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ही करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के लिए अब बस सप्ताह भर का ही समय बचा है। 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। चुनावों के लिए दोनों ही नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर हैरिस को राष्ट्रपति चुना गया तो वे अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल देंगी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसा नेता हैरिस के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मिशिगन में कमला हैरिस के लिए प्रचार करने पहुंची मिशेल ओबामा ने ट्रंप पर करारा हमला बोला। उन्होंने इस चुनाव में डबल स्टैंडर्ड की आलोचना करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि ये दौड़ इतनी करीबी क्यों है। मैं रात में जागकर सोचती हूं कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अयोग्य है, जबकि कमला हैरिस से हर जगह परफेक्शन की उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी नागरिक ट्रंप के अस्थिर व्यवहार और मानसिक गिरावट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल मिशेल ओबामा ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि ट्रंप की अयोग्यता की जानकारी होते हुए भी वो हैरिस को इतनी कड़ी चुनौती कैसे दे सकते हैं। दरअसल हाल ही में आए एक सर्वे में दावा किया गया कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों को 48% वोट मिलते दिख रहे हैं। कमला हैरिस को ट्रंप से ज्यादा पॉपुलर वोट यानी जनता का वोट मिल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में हैरिस को बढ़त मिल पाएगी, इस पर सवाल है। और अब चलते चलते में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर दुनिया सवाल उठा रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था महंगाई, बेरोजगारी की समस्या का बड़ा कारण बनती दिख रही है। इस बीच एक नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को परेशानी में डाल दिया है। द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के मामले में पाकिस्तान को 142 देशों में दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तान 140वें नंबर पर था। उससे नीचे केवल माली 141वें पर और नाइजीरिया 142वें पर था। पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जिसकी मिलिट्री की पावर जबरदस्त है। सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान दुनिया में 9वें नंबर पर है, लेकिन ये सैन्य ताकत पाकिस्तान की परेशानी भी बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री सबसे ऊपर मानी जाती है। इसकी वजह से लोगों के अधिकार और कानून के शासन की स्थिति कमजोर होती है, खासकर सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के क्षेत्रों में। WJP इंडेक्स ने कुल 142 देशों में से पाकिस्तान की ग्लोबल रैंकिंग 129 पर आकी है। WJP रिपोर्ट में किसी देश में कानून के शासन के प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस जैसे मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आपराधिक न्याय के क्षेत्र में पाकिस्तान की वैश्विक रैंकिंग 142 देशों में से 98 है। नागरिक न्याय के प्रावधान के क्षेत्र में पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर 142 देशों में से 128वें स्थान पर है।
रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के क्षेत्र में पाकिस्तान की वैश्विक रैंकिंग 127 पर बनी हुई है। अब बात भारत की करें तो उसकी ग्लोबल रैंक 77 पर बनी हुई है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।